जींद की धरती पर लंबे समय बाद विशाल आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी सी कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए, कौन मुख्य अतिथि होगा, कितने लोग इसमें रहेंगे? देखिए, ये वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी दूसरी जन्म शताब्दी का वर्ष है, अर्थात उनके 200वीं जन्म जयंती का वर्ष है। इसलिए स्वामी दयानंद जी को श्रद्धांजलि रूप कहिए या उनको स्मरण करने के लिए पूरे देश में और पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस जींद में होने वाले कार्यक्रम को हरियाणा के पूरे आर्य समाज ने ये तय किया कि ऐसी जगह पर ये करें जो बीच में पड़े, तो वो जींद का जिला और जींद में भी खटखड़ टोल पर ये कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। इस कार्यक्रम में देश भर से भी लोग आएंगे, किंतु हरियाणा के 22 के 22 जिलों से बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। मेरा अनुमान है, वैसे अभी कह तो नहीं सकते, कोई चीज़ का निश्चय तो नहीं होता, परंतु जैसा लोगों से अनुमान मिल रहा है 20-25 हज़ार लोग इसमें इकट्ठे होंगे। और इस कार्यक्रम में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भतीजे हैं किरणजीत सिंह, जो एक क्रांतिकारी शहीद परिवार रहा, उसके प्रतिनिधि हैं। और स्वामी दयानंद जी से सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह ने उस जमाने में विचार विमर्श करने के बाद यज्ञोपवीत लिया था, तो वो आर्य समाज से जुड़ गए थे। ये परिवार पूरी तरह से आर्य समाजी परिवार था और आज भी वो अपने आप को मानते हैं, तो इसलिए हमने उनको इसमें बुलाया है। और वो बताएंगे अपने मुखारविंद से ही कि कैसे हमारे परिवार पर आर्य समाज का संपर्क आया और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में हम कैसे हमारे बुजुर्ग इसमें उतरे। इसी प्रकार से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने आमंत्रित किया है, और उनको भी इसीलिए कि वो हरियाणा में राजनीतिक इमेज तो उनकी है ही है, किंतु साथ साथ मुख्य बात ये थी कि उनकी 3 पीढ़ी की पृष्ठभूमि आर्य समाज की है। उनके दादा चौधरी मातूराम जी, उनके दादा डॉक्टर रामजी लाल जी जो हिसार रहते थे, उनके खुद पिताजी वो सब आर्य समाज से जुड़े। उनके पिताजी तो गुरुकुल भैंसवाल, गुरुकुल मटिंडू के वर्षों प्रधान रहे और वो बड़े आर्य समाज के विचारों से जुड़े रहते थे। इस भावना से हमने उनको आमंत्रित किया। ऐसे स्वामी ओमवेश जी हैं जो उधर बिजनौर से MLA हैं इस समय विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, और बड़े जुझारू सन्यासी हैं, वो उसमें आएंगे। उत्तराखंड में स्वामी यतीश्वरानंद जी पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सन्यासी हैं, वो आएंगे। ऐसे प्रोफेसर विठल राव हैं, हमारी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के जनरल सेक्रेटरी, वो हैदराबाद से, वो इसमें होंगे। ऐसे कई अच्छे प्रतिष्ठित नेता और विद्वान इसमें आ रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान जो पूरे देश में आर्य समाज ने जिसको शुरू किया था 2005 में, उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन पूनम आर्या और मंत्री प्रवेश आर्या, जिनको पिछले दिनों हरियाणा गौरव से सम्मानित भी किया था गवर्नमेंट ने, तो वो भी उसमें रहेंगी। ऐसे करके बहुत लोग इसमें अच्छे प्रतिष्ठित लोग आएंगे। स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मभूमि गुजरात में आर्य समाज का इतना प्रभाव नहीं रहा जितना हरियाणा में रहा था, लेकिन अब वो हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव कम हुआ है। क्या कारण मानते हैं? क्या इस सम्मेलन के जरिए जो हरियाणा का गढ़ है जींद, दोबारा आर्य समाज के प्रति लोगों का जुड़ाव, यूथ का जुड़ाव कर पाएंगे? देखो, वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि वैसे कहने के लिए तो ये ठीक है कि आम आदमी यही कह रहा है कि जब आर्य समाज का प्रभाव कुछ घट गया। उसका एक कारण है कि उस बहुत पहले पिछली पीढ़ी में आर्य समाज के नेताओं ने राजनीति को प्रभावित किया। उसमें प्रोफेसर शेर सिंह चौधरी, माड़ू सिंह, स्वामी रामेश्वरानंद करनाल से MP रहे, जगदेव सिंह सिद्धांती MP रहे, स्वामी इंद्रवेश MP रहे, अग्निवेशी मिनिस्टर बने, और स्वामी ओमानंद थे जब हरियाणा बना तो नेता थे। वो आर्य समाज दिखा करता। आज उस पोजीशन में आर्य समाज राजनीति को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोगों को लगता है आर्य समाज कम हो गया, जबकि आर्य समाज तो उससे ज़्यादा बढ़ा है। इस समय हरियाणा के लगभग 1500 गाँव में आर्य समाज की यूनिटें हैं, जो पहले केवल 600-700 गाँव में ही थी। बढ़ता भी है, ऐसी बात नहीं। हर साल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के हम कैंप लगाते हैं, छुट्टियाँ जब होती हैं, तो हरियाणा में कम से कम 40-50 हज़ार बच्चे उस कैंपों में आते हैं। तो देश भर में कहीं तो लाखों आते हैं। तो परंतु फिर भी एक ये मान्यता बनी हुई है कि भाई कुछ कमज़ोर पड़ गया समाज। किंतु इस सम्मेलन से हमारी ये योजना रहेगी कि हम भविष्य में सामाजिक मुद्दे लेकर, नवयुवकों के निर्माण के जीवन के मुद्दे लेकर, उनके चरित्र की रक्षा, उनके अंदर नैतिक शिक्षा, संस्कार और परिवार टूट रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के एक बहुत रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करेंगे और उसको पूर्ण युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में
हम चलाएंगे। और भी इकाइयाँ बनाएंगे गाँव में जहाँ अभी रहती हैं। हरियाणा के लगभग 4,500 गाँव हैं जहाँ आर्य समाज बन सकती है, क्योंकि कुछ तो मेवात के गांव छूट जाते हैं, वहाँ तो संभव नहीं हो पाता। कुछ इधर सिखों के गांव रह जाते हैं बॉर्डर के साथ साथ, सिरसा से लेकर अम्बाला तक। किंतु 4,500 5,000 गांव ऐसे हैं जिनमें से 1,500 में तो है। तो आगे फिर अब हम और तेज कर देंगे इस काम को। हम कोशिश करेंगे कि कोई गांव ना बचे जहां आर्य समाज की इकाई ना हो और दयानंद की बात उस गांव तक ना पहुंचे। ये हमारा प्रयास है। पिछले दिनों हरियाणा में एक मुद्दा रहा नूह का, और वहाँ हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने का ये कहा गया कि राजनेताओं की तरफ से सुनियोजित प्रयास था। उस बारे में आर्य समाज की क्या उस कार्यक्रम में उस समय भूमिका रही, और आगे क्या नूह उस इलाके में आर्य समाज के क्या प्रभाव, क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखो, आर्य समाज कभी भी किसी पक्ष विशेष का ना तो साथी बनता। आर्य समाज की कोशिश होती है कि समाज में सांप्रदायिक, सामाजिक ये सौहार्द बने, टकराव ना बने, क्योंकि टकराव से कभी शांति नहीं आती, वो कभी ना कभी और विस्फोट बन के फूटती है। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता रहा। नूह में भी हम ये मान के चलते हैं कि नूह के अंदर भी जिसने भी जो कुछ ये किया है, करवाया है, लोगों को उनके साथ उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस देश के अंदर कम से कम भी 110-15 करोड़ लोग हिंदू हैं और सरकारें भी बहुत मजबूत हैं जो अपने आप में हिंदू एक धर्म की मान्यता वाली मानते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा हिंदू कौन होगा? फिर भी हम इतने ज़्यादा घबराए क्यों जा रहे हैं कि जैसे हमें ना निकाल दे कोई यहाँ से। किसकी हिम्मत है ये? किसी मुसलमान या किसी सिख या किसी दूसरे मजहब वाले का ना तो ये प्रयास है, ना ही वो कर सकते, उनमें दम है इतना कि वो हिंदू को इस देश से खदेड़ दें या इसको दबा लें या इसका कुछ कर लें। ये सब बनाई जाती है ध्रुवीकरण करने के लिए, और ये सब जगह से लोग चालाक शरारती होते हैं। मुसलमानों में भी इससे दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, हिंदुओं में भी हैं, सिखों में भी हैं। ये खालिस्तानी कौन थे? तो ऐसे उन लोगों के साथ पूरे समाज को नहीं खड़ा होना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सारे मेवात के जो लीडर हैं उनको जो इस तरह के शरारती तत्व उनको नंगा करें, वो ओपन करें कि ये हैं, इनको पकड़ो और इनके जूते मारो। हिंदू भी अगर वहाँ जितने हैं हमारे या पूरे प्रदेश का भी हिंदू है, वो भी जो हिंदू इस तरह की शरारत की बातें वहाँ करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, उनको एक्सपोज करें। उनको डिफेंड क्यों करते हैं हम? इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक हम गलत आदमी को एक्सपोजर में नहीं लाएंगे तो समाज कभी भी अच्छा नहीं बनता, ना आगे बढ़ता। हमें कोशिश ये करनी कि समाज अच्छे से प्यार प्रेम से आगे बढ़े। 1 मिनट में तो हम किसी का धर्म मजहब बदलवा नहीं सकते, वो तो समय लगता है। अगला समझे बात करे तो भी बदल लो, किसको जो इच्छा हो तो अपनी स्वेच्छा से किसी को कोई धर्म अपनाना हो उसकी छूट होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट भी है उसको किसी धर्म को अपनाने का। किंतु हम ये माने कि ये नहीं होंगे तो हम इनको जिला वतन कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ना कोई कर सकता है ऐसा, और ना ही ये समय के अनुसार ठीक भी है। हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए सब लोगों के प्रति हमें एक सौहार्द का वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। टकराव से देश आगे नहीं बढ़ सकता।